ओके, आज का टॉपिक है स्टोरेज। ठीक है। हाँ बोल। जब हम स्टोरेज की बात करते हैं ना, इसकी दो कैटेगरीज है। एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है। और प्राइमरी की भी दो कैटेगरीज हैं, रैम और रोम। ठीक है। और सेकेंडरी में आपको भी डिफरेंट कैटेगरीज मिलेगी, जैसे हार्ड डिस्क। ठीक है। फिर उसको कहते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। एक कैटेगरी है मैग्नेटिक। ठीक है। दूसरी है फ्लैश। तीसरी है क्या कहते हैं, ऑप्टिकल। और एक और है क्लाउड। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है जी। ताकि आवाज समझ में आ रहा है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखो जैसे ना, मेमोरी एंड स्टोरेज आर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो आपने ये माइंड में रखना है, देयर आर टू कैटेगरी। ठीक। अच्छा, जब हम प्राइमरी की बात करते हैं, पहले सबसे पहले हम प्राइमरी की बात करते हैं। ठीक है। अब इस डिवीजन को भी समझ लेना। इसमें एक रैम होती है और एक रोम होती है। अगर हम रैम की बात करें ना, तो इसमें तीन कैटेगरीज आए, बल्कि भी दो कैटेगरी। एक होती है डी रैम और एक होती है एस रैम। ठीक है। और रोम के अंदर तीन कैटेगरीज हैं, डी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। इसको हम कैशे मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है। आज तक पॉइंट क्लियर? तो जैसे यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी का मेन फीचर क्या है, डायरेक्टली एड्रेसेबल बाय द सीपीयू। आपको याद है मैंने पहले दिन इसी चैप्टर 3 का जो टॉपिक था, सीपीयू आर्किटेक्चर, उसमें एक डायग्राम बनाई थी। ये सीपीयू है, ये क्या होता है, सीयू, ये यानी सीपीयू की दो डिवीजन है, ये भी याद है, दोबारा डिस्कस करेंगे। ये कनेक्ट होता है कैशे मेमोरी, कहते हैं कैश। और कैशे कनेक्ट होती है रैम के साथ। ये अच्छी तरह डिवीजन समझ लो। ठीक है। और सीपीयू डायरेक्टली रैम से भी कनेक्ट है, इसीलिए लिखे ना डायरेक्टली एड्रेसेबल बाय द सीपीयू, यानी सीपीयू डायरेक्टली रैम को भी एक्सेस कर रहा है और कैशे को भी एक्सेस कर रहा है। और रैम फिर कनेक्ट होती है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क। और अगर आपको याद हो, इनपुट डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, इनपुट डिवाइस से जो भी डाटा जाता है वो रैम में जाता है। और इधर जगह नहीं है, मैं इधर बना देता हूँ। और रैम से हम आउटपुट डिवाइस, ये आउटपुट डिवाइस डेटा शो करते हैं। ये कंट्रोल सिग्नल होते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देने के लिए होते हैं कि किस कंपोनेंट ने क्या करना है, विच इज गिवन बाय कंट्रोल। जब हम सेव करते हैं ना, तो डेटा रैम से हार्ड डिस्क में आ जाता है। अच्छा, अब रैम में डेटा क्यों जाता है पता है? देखो, अब जैसे मैंने पावर पॉइंट ओपन किया हुआ है, तो ये पावर पॉइंट ओपन हो गया। अच्छा, मेन जो सॉफ्टवेयर इसके अंदर रहता है ना, वो ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, जब भी आपका सिस्टम चल रहा होगा,
ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, ये रैम के अंदर लोड हो जाता है। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हार्ड डिस्क के अंदर होता है, लेकिन जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करेंगे, लैपटॉप या कंप्यूटर, ये हमेशा ओएस जो है अपने आप को लोड कर लेगा रैम के अंदर। जैसे अगर आप पावर पॉइंट खोलेंगे तो उसने जगह, अगर आप वेब ब्राउजर ओपन करते हैं वो जगह ले लेगा, अगर कोई और सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो वही जगह ले लेगा। तो ये आपकी रैम है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आपकी सारी एप्लीकेशन रैम में ओपन होती है, क्योंकि जब आप डेटा फीड करते हैं तो रैम में जा रहा है। ये पॉइंट क्लियर? ठीक है, ये तक ये पॉइंट क्लियर। ये जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, डायरेक्टली एड्रेसेबल बाय द सीपीयू। सीपीयू रैम और रोम दोनों को डायरेक्टली एड्रेस करता है। ठीक है। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ है मोर एक्सपेंसिव पर जीबी बाइट। अब ये है जीबी बाइट, एंड स्मॉलर इन साइज कंपेयर टू सेकेंडरी स्टोरेज। तो ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, इससे इसका साइज स्मॉलर होता है। अच्छा, रैम के अपने अपने फीचर यहाँ पे किया कि 1 to 256 GB बाइट में अवेलेबल है। ये टेम्परेरी है और वोलाटाइल, क्योंकि इसमें डेटा जैसे ही आप एप्लीकेशन क्लोज करेंगे और तो जिसका डेटा इरेज हो जाएगा, अगर पावर ऑफ हो जाए तो भी डेटा रैम का इरेज हो जाता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है कि इसका डेटा उस वक्त तक होल्ड रहेगा जब तक इसको पावर मिलेगी। इज इट क्लियर? अभी आगे इसके फर्दर रोल आएंगे। रोम जो है ये 4 to 8 मेबी बाइट में अवेलेबल, मेगा बाइट कह लें या मेबी बाइट। ये परमानेंट होती है एंड नॉन वोलेटाइल होती है। अब इनमें डिफरेंस क्या है वो हम ग्रेजुअली डिस्कस करेंगे। ये डायग्राम समझ में आई आपको? देखो हम ये देखो, हम ये पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ डेटा स्टोरेज, मतलब स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो इसमें दो कैटेगरीज हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं, अभी मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी, यानी अगर हम प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, रैम और रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम में भी आपको दो कैटेगरीज मिलेगी, डी रैम, डायनेमिक रैम कहते हैं, और एस रैम, स्टैटिक मेमोरी। इसका दूसरा नाम कैशे है। ठीक है, और राम रोम के अंदर आपको तीन कैटेगरीज मिलेगी, मेन तीन कैटेगरी। एक होगी पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और एक ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और फिर ट्रिपल ई, डबल ई पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तीन कैटेगरी। ठीक है, जब हम रैम की बात करते हैं, प्राइमरी मेमोरी की डिवीजन यहाँ पे दी हुई है। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान में रखनी है, साइज। 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट, और 1 बाइट का मतलब होता है 1 करेक्टर। जैसे हम कैपिटल ए प्रेस करता हूँ तो वो 1 बाइट देगा। जब आपकी 1024 बाइट हो जाती हैं किसी भी स्टोरेज के अंदर, तो इसको कहते हैं, ये इक्वल होता है 1 KB बाइट। पहले किलो बाइट कहते थे, आजकल हम KB बाइट कहते हैं। 1024 KB बाइट अगर डेटा हो जाएगा, इसका मतलब है यानी 1000 करेक्टर हो गए, 1024 करेक्टर आपके सिस्टम में हो। और जब आप कहेंगे 1024 KB बाइट, तो ये इक्वल टू 1 मेबी बाइट हो। अब मेबी बाइट का मतलब होता है मिलियन। ठीक है, ये 1 मिलियन, और 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी 10 लाख करेक्टर हो गए आपकी स्टोरेज में। और अगर हम बात करें 1024 मेबी बाइट की, तो ये बराबर होता है 1 GB बाइट। GB बाइट का मतलब होता है 100 करोड़, यानी 100 करोड़ इंस्ट्रक्शन और डेटा या करेक्टर जो है आपके कंप्यूटर में स्टोर हो गया। और जब आप कहते हैं 1024 GB बाइट, तो ये 1 TB बाइट के यानी टेराबाइट, ट्रिलियन। तो ट्रिलियन का मतलब होता है 1000 करोड़।
और जब आप कहते हैं 1024 TB बाइट, तो ये 1 TB बाइट, पीटा बाइट, इसको कहते हैं पीटा बाइट। ठीक है, तो फिलहाल आपने इतना याद रखना है, ये आपकी स्टोरेज है जो सेकेंडरी स्टोरेज में आपको अवेलेबल है, यानी रैम के अंदर भी है और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। जी मकसूद ये क्लियर है, मकसूद ये क्लियर है आपको? ताकि आप ही बताएं। ये ये सब क्लियर है आपको? ये डेटा कैसे स्टोर होता है आपके सिस्टम में? अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ रैम, रैम आपको अवेलेबल है 1 से लेके 256 GB बाइट। लेकिन अभी तक हमारे पास जो हमने अभी तक यूज़ किए वो है 8 GB बाइट। बहुत हुआ तो 16 GB बाइट या 12 GB बाइट। ठीक है, ठीक है। इसका एक फीचर है, टेम्परेरी होती है और वोलाटाइल। इसमें इशू ये होता है, ये रैम है, आपकी सारी एप्लीकेशन रैम में ओपन होती है, आपका ओएस भी रैम में हमेशा रहेगा जब तक सिस्टम ऑन है। सिस्टम ऑफ हो जाएगा, ओएस भी निकल जाएगा। ये पावर पॉइंट ओपन किया, या आपने वेब ब्राउजर ओपन किया, या एक्सेल ओपन किया, या आपने गाने ओपन कर लिए, जो भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो रैम में ओपन। ठीक है, तो वोलाटाइल का मतलब होता है कि जब तक पावर सप्लाई, मैं इसको लिख देता हूँ, इट होल्ड्स डेटा अंटिल पावर सप्लाई, यानी जब तक इसको पावर मिलती रहेगी ना, ये डेटा होल्ड कर लेगी। जैसे ही पावर ऑफ कर देंगे, ये डेटा इसका लूज हो जाएगा। ठीक है, रैम से डेटा रिमूव हो जाता है व्हेन देयर इज नो पावर, इसलिए हम इसको कहते हैं वोलाटाइल। और रॉम को हम कहते हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब है इट रिटेन डेटा, इट रिटेन या होल्ड डेटा until even there is no power, even there is no power। ये पॉइंट क्लियर है आपको? यानी रैम और रोम का जो बेसिक फीचर है, अभी मैंने आपको इनका पर्पज नहीं बताया, मैंने इनका फीचर का डिफरेंशिएट किया है कि रैम वोलाटाइल है और रोम नॉन वोलाटाइल है। रैम टेम्परेरी है और रोम परमानेंट है, ये दो डिफरेंस आपने याद रखने हैं। अब इन दोनों का एक पर्पज है, यानी रैम का अपना पर्पज है और रोम का अपना पर्पज है। ये तक ये बताएं, ये क्लियर है ताकि मैं आगे बढ़ूं? जी। अच्छा देखिए, रैम का मेन पर्पस क्या है? टू होल्ड डेटा, टू होल्ड डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड प्रोग्राम्स which are currently in use, which are currently in use। ठीक है, यानी वो डेटा है जिसको प्रोसेसर यूज कर रहा है बिफोर प्रोसेसिंग और आफ्टर प्रोसेसिंग, वो इंस्ट्रक्शन वो प्रोग्राम जो इस वक्त प्रोसेसर यूज कर रहा है उसको ये होल्ड करता है। आप ये भी कह सकते हैं रैम सप्लाई डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेसर फॉर प्रोसेसिंग। ठीक है, ये आप कह सकते हैं फॉर प्रोसेसिंग। तो अभी ये जैसे मैंने पीछे डायग्राम बनाई थी, तो आपने याद रखना है कि रैम में वो डेटा होता है जिसको प्रोसेसर ने यूज करना है। हाँ, रोम भी बताते हैं, अभी रोम बताते हैं। पहले रैम के बारे में याद रखें, इसका एक फीचर ये टेम्परेरी है और वोलाटाइल है। दूसरा, जो डेटा करंटली यूज हो रहा होगा, जो इंस्ट्रक्शन करंटली यूज हो रहा होगा, उसको ये होल्ड करता है बिफोर प्रोसेसिंग एंड आफ्टर प्रोसेसिंग। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। रोम का पर्पस क्या है? रोम रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रोम का मेन पर्पस ये है कि जब मैं सिस्टम ऑन करेगा, इट होल्ड्स इट होल्ड्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। देखिए, आपका जो हार्डवेयर है ना, इसको सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है, यानी हार्डवेयर खुद से नहीं करेगा, इसको इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो जब सिस्टम ऑन करते हैं, तो ऑन खुद ब खुद नहीं हो जाता कि जी बस आपने ऑन किया तो ये खुद ब खुद ऑन हो गया, ऐसा नहीं होता।
ऑन होने के लिए भी इंस्ट्रक्शन चाहिए, जिसको हम कहते हैं स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। अब वो स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन कहाँ रखी जाएंगी? वो रोम के अंदर रखी जाएंगी। और रोम में इसलिए रखी जाती है ताकि यूजर इसको चेंज ना कर सके। और ये हमेशा प्रोवाइडेड बाय मैन्युफैक्चरर है, यानी मैन्युफैक्चरर जो जिसने आपका लैपटॉप बनाया है, जिसने आपका मोबाइल बनाया है, जिसने आपका कंप्यूटर बनाया है, वो आपको रोम के अंदर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन इंस्टॉल करके देगा। अगर रोम के अंदर स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन नहीं होंगी तो आपका सिस्टम कभी भी रन नहीं होगा। इसका एक्सपीरियंस आपको मोबाइल के साथ होता है। सम टाइम आपका मोबाइल हैंग हो जाता है, वो वर्कआउट नहीं करता। यानी वो फंक्शनल तो है, ठीक है, वो करप्ट नहीं हो गया, खत्म नहीं हो गया वो, लेकिन वो आपका मोबाइल चल नहीं रहा, ऑन ऑफ हो रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो उसकी वजह ये है कि उसकी जो रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, जो आपके मोबाइल को रनिंग कंडीशन में रखता है, जब आप स्टार्ट करते हैं उसको हेल्प आउट करता है, वो करप्ट हो गया। आप मोबाइल रिपेयर के बाद मोबाइल वाले के पास जाते हैं, वो जस्ट उसको कंप्यूटर लगाता है, वो क्या करता है कि रोम का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देता है, यानी रिफ्रेश कर देता है। इससे क्या होता है कि आपका जो क्या है फैक्ट्री सेटिंग पे चला जाता है मोबाइल, मतलब उसकी जो ओरिजिनल सेटिंग थी वो वापस रीस्टोर हो जाती है। इससे क्या होता है, मोबाइल चलना पड़ता है। यही चीज़ जब आप लैपटॉप ऑन करते हैं, पावर ऑन करते हैं, सीपीयू ऑन करते हैं, तो उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए स्टार्ट होने के लिए, वो इंस्ट्रक्शन रोम के अंदर होल्ड होती है। फिलहाल इतना याद रखें। दूसरी बात, आपके आपका ये जो जितना भी हार्डवेयर होता है, चाहे लैपटॉप हो चाहे सीपीयू, उसकी डिटेल भी रोम के अंदर होती है। ठीक है, उसकी डिटेल भी रोम के अंदर होती है, यानी आप कह सकते हैं इट होल्ड्स हार्डवेयर डेटा, हार्डवेयर डेटा, ताकि कंप्यूटर को पता हो कि कौन कौन से हार्डवेयर आप यूज कर रहे हैं। उसके बारे में डिटेल भी रोम चिप के अंदर होगी। यहां तक समझ में आ गया? जी स्टूडेंट्स, यहां तक समझ में आ गया? ताकि आपको समझ में आ गया? सर ये पूरा चैप्टर 3 फिर से आप रिपीट कर दीजिएगा। हाँ हाँ, वो तो करेंगे। अभी सर तो हम चैप्टर 3 में स्टोरेज डिवाइस पढ़ रहे हैं ना, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये रैम और रोम समझ में आ गया इनका रोल? सर इसको इन दोनों को फिर से रिपीट कर दीजिएगा। हाँ देखो, हम पढ़ रहे हैं स्टोरेज, क्या पढ़ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? तो कितनी कैटेगरी की स्टोरेज होती है? एक प्राइमरी होती है, एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, प्राइमरी का मतलब होता है फर्स्ट हैंड, यानी फर्स्ट हैंड डेटा आपका कहाँ स्टोर होगा। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अभी हमने सेकेंडरी पढ़ना है, अभी मैं आपको क्या डिस्कस कर रहा था, प्राइमरी। प्राइमरी को ध्यान में रखेंगे, दो इसके अंदर दो कैटेगरीज मिलेंगी आपको, रैम और रोम। रैम और रोम, रैम और रोम में क्या फर्क है? रैम बस आपने याद रखना, इट इज अ टेम्परेरी एंड वोलाटाइल। दूसरा है आपने याद रखना होल्ड करंट डेटा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा रैम। और रोम के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये एक तो परमानेंट है और नॉन वोलाटाइल है। इसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब इट होल्ड्स, मैंने आपको बताया इट होल्ड्स स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। आपने कभी सुना है स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन क्या होता है? नो मैंने आप सर। देखें, आपके पास लैपटॉप है? जी बताएं, आपके पास लैपटॉप है? लैपटॉप नहीं है आपके पास? कंप्यूटर भी नहीं है? कंप्यूटर भी नहीं है? गिव मी है आंसर। सर है। है ना? तो आप उसका बटन ऑन करते हैं, उसको ऑन करते हैं कभी? जहां पढ़ते हैं जी वहां जी। का वहां कंप्यूटर है? जी नहीं वहां सर कर कंप्यूटर नहीं, वहां कंप्यूटर लैब नहीं है? जी सर उधर तो है स्कूल में सर तो है है। ना? तो आप कभी कंप्यूटर लैब गए? जी जी। तो आपने कभी सिस्टम ऑन ऑफ किया है? जी सर। तो जब आप सिस्टम ऑन करते हैं तो क्या कंप्यूटर खुद ब खुद चल पड़ता है? जी नहीं चलता है ना, उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए, स्टार्ट होने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलती हैं? वो रोम चिप से मिलती है। आप अपने मोबाइल को एग्जांपल बना लें, कभी आपने मोबाइल रीस्टार्ट किया है?
अच्छा मतलब सर आप जो कह रहे हैं मतलब आपने नहीं मुझे बताया कभी स्टार्ट आप। लोडिंग जो होती है हाँ, उसकी लोडिंग लोडिंग। वो जो सारी तो उसको देखो, कंप्यूटर को लोड होने के लिए इंस्ट्रक्शन चाहिए, वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से मिलेंगी? आप समझ रहे मेरी बात? वो रोम चिप से मिलेगी। वो कहाँ से मिलेगी? रोम से। आपका मोबाइल जब रीस्टार्ट होता है तो वापस अपनी करंट पोजीशन पे आने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन चाहिए, यानी जहां पे वो फंक्शनल हो सके, जहां पे आप उसको यूज कर सकें, तो वो इंस्ट्रक्शन उसको रोम चिप से मिलेगी। ये पॉइंट क्लियर है? जी जी बोले। सर आप समझ में आ गए ना? इसको हम कहते हैं स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन। क्या कहते हैं? स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन, यानी इसको हम जी बूटिंग भी कहते हैं। आपने ये वर्ड सर सुने? बूटिंग का वर्ड सुने? बूट होना। बूट होने का मतलब होता है टू टू स्टार्ट, यानी, ठीक है, बूट होने को कहते हैं स्टार्ट होना। स्टार्ट होने के लिए भी इंस्ट्रक्शन चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन भी तो कहीं रखी होंगी ना जहां से कंप्यूटर पिक करेगा। तो वो होती है रीड ओनली मेमोरी के अंदर। कहाँ होती है? रीड ओनली मेमोरी। जब आपका सिस्टम करंटली चल रहा होता है, जैसे अब देखो ना, मैंने पावर पॉइंट ओपन किया, ये कहाँ ओपन है? हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, वो हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल होते हैं, याद रखें, ये हार्ड डिस्क के। ये ओएस इंस्टॉल है, ये पावर पॉइंट इंस्टॉल है, ये वर्ड इंस्टॉल है, ये सब इंस्टॉल है, लेकिन ये ओपन नहीं है। रेडियो हाँ देखिए, नहीं, मैं हार्ड डिस्क की बात करूँ। आपकी जो हार्ड डिस्क है ना, उसके अंदर सारी चीजें इंस्टॉल होती है ना? हर सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन वो सिर्फ इंस्टॉल है। जब आप उसको ओपन करेंगे ना, तो वो रैम में ओपन होगा। इस चीज को समझें आप। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मैंने पावर पॉइंट ओपन है ना, पावर पॉइंट या रैम के अंदर ओपन है। तो जब मैं पावर पॉइंट क्लोज कर दूंगा तो ये यहां से रिमूव हो जाएगा, यानी ये जगह खाली हो जाएगी। आप समझ आए मेरी बात? एक चीज होती है इंस्टॉल्ड होना। इंस्टॉल होने का मतलब ये है कि आपने इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन आप यूज नहीं कर रहे। तो जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो कहाँ इंस्टॉल होते हैं? हार्ड डिस्क के अंदर। ये चीज ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज होती है उसका सॉफ्टवेयर का ओपन होना। तो जब आप ओपन करते हैं तो वो रैम के अंदर ओपन होगा। ये बात समझ में आया? अच्छा, चूंकि सिस्टम जब लोड हो जाता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा, हम कंप्यूटर के साथ जो कम्युनिकेशन करते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा रैम के अंदर रहेगा जब तक सिस्टम ओपन है। अब देखो, मैंने पावर पॉइंट ओपन किया तो पावर पॉइंट ने रैम के अंदर जगह ले ली, ये पावर पॉइंट है। अगर मैं कोई इंटरनेट चला रहा हूँ, वेब ब्राउजर, तो एक पहला टैब खोला, फिर मैंने दूसरा टैब खोला, उसने भी जगह ले ली। ये मैं जैसे जैसे टैब ओपन करता जाऊंगा ना, रैम फिल होती जाएगी। इसीलिए जब आप बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर ओपन कर लेते हैं तो आपका सिस्टम स्लो हो जाता है। ये बात क्लियर है? ठीक है। जी जी एक होता है सॉफ्टवेयर का इंस्टॉल होना, वो हमेशा हार्ड डिस्क में इंस्टॉल हो जाता है। इसको ऐसे समझो, तुम्हारे कपड़े अलमारी में पड़े हैं, वो किसी काम के हैं? एक बात बताओ, कपड़े कहाँ रखते हैं? हमारे में अलमारी में। वो किसी काम के हैं अगर वो अलमारी में पड़े हुए हैं? जी नहीं है ना? जब तक तुम उसको पहनोगे नहीं तो वो तो बेकार है। इसी तरह तुमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, वो हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, लेकिन तुम उसको यूज नहीं कर रहे, क्योंकि जब तुम उसको यूज करोगे तो वो रैम में आएगा। अब जैसे मैंने पावर पॉइंट खोला हुआ है, मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर खोला हुआ है? पावर पॉइंट पावर पॉइंट कहाँ कहाँ ओपन होता है? रैम के अंदर। आप कोई भी रैम सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे ना, वो रैम के अंदर ओपन होगा। आपकी आपके मोबाइल में भी रैम होती है? जी सर आपकी आपका कौन सा मोबाइल है? सर रियल में रैम कितनी है? उस पर रैम कितनी है? 6 GB या 8 GB? 6 GB सर हाँ, 6 GB ना। तो ये रैम है। ये रैम क्यों है मोबाइल में? क्योंकि आपके मोबाइल में प्रोसेसर भी है। प्रोसेसर को डेटा चाहिए, डेटा कहाँ से मिलेगा? रैम से मिलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी देखिए, मैंने आपको पिछली डायग्राम बनाई थी, तो मैंने कहा था जो सीपीयू होता है ना, वो हार्ड डिस्क से डील नहीं करता, वो रैम से डील करता। अब ये सीपीयू है, ठीक है? ये क्या है? सीपीयू।
तो सीपीयू डेटा पिक करेगा रैम से और वापस रैम में ट्रांसफर कर देगा, प्रोसेस करने से पहले और प्रोसेस करने के बाद वो सिर्फ रैम से ही डील करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी। ठीक है। अच्छा, अब एक और पॉइंट। रैम दो कैटेगरीज में आता है, एक होती है डी रैम। क्या होती है? डी रैम। और एक होती है एस रैम। ठीक है, आपने कैशे मेमोरी का नाम सुना है? जी सर। इस एस रैम का दूसरा नाम कैशे है। अब पता क्या होता है? अब देखो, मैं वही डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ जो मैं पहले दिन से बनाता आ रहा हूँ। ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये सीपीयू है। ये हमेशा कनेक्ट होगा कैशे मेमोरी के साथ। कैशे मेमोरी जो है ये फास्टर होती है रैम से। ये रैम है। इस डिवीजन को आप अंडरस्टैंड कर लें। और सीपीयू डायरेक्टली रैम से भी कनेक्ट होता है। ये देख, ये डायग्राम समझ में आ रही है? सीपीयू कैश यानी कैशे हमेशा रैम और सीपीयू के दरमियान एग्जिस्ट करेगी। कैशे हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करेगी? सीपीयू और रैम के दरमियान। क्यों? ये जो कैशे है ना, ये फास्टर होती है रैम से। रैम स्लो होती है एज कंपेयर टू कैशे। लेकिन रैम का जो साइज है ना, साइज इज ग्रेटर। यानी इसका जो मेमोरी साइज है ना, वो ग्रेटर होता है। क्यों? कैशे मिलेगी 8 MB में और रैम मिलेगी 8 GB में। दोनों में कितना फर्क है? यानी 1 GB के अंदर 1000 MB होता है। आप अंदाजा कर लें। लेकिन कैशे जो है ना, बहुत फास्टर होती है। रैम ओवरलोडेड होती है। मैंने जब बताया ना, आप जितने भी एप्लीकेशन ओपन करेंगे ना, वो रैम में ओपन होगी। मैंने पहले चलो मैं ब्राउजर की एग्जांपल लेता हूँ। मैंने ब्राउजर खोला, उसका पहला टैब, दूसरा टैब, तीसरा टैब, चौथा टैब, पांचवा टैब, छठा टैब, सातवां टैब। और ये वाली स्पेस हमेशा ओएस ने घेरी होती है, क्योंकि जब तक आपका सिस्टम चल रहा है ना, ओएस रैम में लोड हो जाता है। अब होता क्या है कि जब सीपीयू डेटा सेव करने आएगा ना रैम में, तो रैम उसको खाली नहीं मिलेगी, तो आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा। इसीलिए इन्होंने एक कैशे मेमोरी, जिसको एस रैम कहते हैं, ये साइज में लो होती है। तो लेकिन सीपीयू क्या करता है? सीपीयू क्या? आपने जो कहा अभी तक अभी, हाँ। हैंग जो हो जाएगा पता नहीं क्यों। क्यों इसलिए हैंग हो जाएगा ना? सीपीयू प्रोसेस किससे करने, होगा? देखो सीपीयू प्रोसेस करने के बाद डेटा कहाँ रखेगा? रैम में अंदर रखेगा। जब वो रैम में डेटा स्टोर करने आएगा तो रैम में तो जगह ही नहीं होगी। तो सीपीयू हैंग हो जाएगा ना, सीपीयू दूसरा काम नहीं करेगा। ये पॉइंट क्लियर है? जी इसीलिए जी, समझ कैशे गया। मेमोरी, हाँ, इसीलिए कैशे मेमोरी बनाएगी कि सीपीयू की जो पहली ट्राई होती है ना, वो अपना डेटा कैशे में स्टोर कर देगा, खुद को फ्री कर लेगा। क्योंकि सीपीयू ब्रेन है, इसको आप अपने ब्रेन, अपनी बॉडी से रिलेट करें ना। आपका ब्रेन अगर हैंग हो गया तो बॉडी काम करेगी? वो जो पैरालाइज हो जाते हैं, फालिज जिसको कहते हैं, इसकी वजह क्या है? ब्रेन डैमेज हो जाए तो बंदा पैरालाइज हो जाता है। सीपीयू में भी यही मसला है। अगर सीपीयू हैंग हो गया तो सिस्टम काम नहीं करेगा। ये बात समझ में आई? जी सर। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और देखते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज के बाद बात कर रहे हैं। टिपिकली 2 TB। अभी आपको मैंने बताया था ना, 2 TB, 1 TB कितने, 1024 GB इक्वल होता है 1 TB के। 1024 GB जब डेटा हो जाए तो 1 TB। ठीक है, 1000 GB। तो 2 TB को अंदर इसका डबल हो गया। तो इससे ज्यादा भी आ रही है। यूज फॉर लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज। ठीक है, अगर आपने डेटा को लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करना है तो फिर हार्ड आपको सेकेंडरी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। ये कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दोनों कैटेगरीज में आता है। यानी लैपटॉप के अंदर भी होगी और लैपटॉप से बाहर भी आपको अवेलेबल होगी। डेटा स्टोर्ड इन सेकेंडरी स्टोरेज मस्ट बी लोडेड इनटू रैम बिफोर द सीपीयू कैन यूज। देखो, फिर वही बात जो आपको बताता आ रहा हूँ। ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज, जिसको हम नाम देते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। मैंने आपको क्या बताया? आपका पावर पॉइंट यहाँ इंस्टॉल है। ये बेकार है उस वक्त तक जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे। जब भी आप ओपन करेंगे तो ये रैम में ओपन होगा। ये रैम है। ठीक? और ये सीपीयू है। सीपीयू यानी रैम से डायरेक्ट डील भी करता है।
ठीक है, क्या कह रहे, डेटा स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज मस्ट बी लोड इनटू रैम बिफोर द सीपीयू कैन यूज इट। जब मैं पावर पॉइंट ओपन करूंगा और ये जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सेव बटन पे क्लिक करूंगा ना, ये पूरे का पूरा हार्ड डिस्क में सेव हो जाएगा। अगर मैं सेव नहीं करूंगा तो हार्ड डिस्क में डेटा सेव नहीं होगा। ये बात तो पता है ना आप लोगों को। जी जी। और डेटा रैम में क्यों जाता है? क्योंकि रैम में एप्लीकेशन ओपन होती है। जैसे मैं अभी पावर पॉइंट खुला हुआ है और मैं जो टाइप कर रहा हूँ वो इनपुट डिवाइस से कर रहा हूँ, ये इनपुट डिवाइस, तो डेटा हमेशा रैम में जाएगा। और यहाँ पे ये आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस जो कुछ भी शो करेगी रैम से शो करेगी। ठीक है। ये देखो। जी सर। हाँ, और वो ये। पीछे आपने इंटरनल एक्सटर्नल क्या हाँ, बताया? देखो, आपके पास लैपटॉप है ना, या उसके अंदर जो हाँ। सेकेंडरी स्टोरेज है ना वो इंटरनल है। ओके। और जो बाहर से अटैच हो जिसको हम कहते हैं पोर्टेबल। लाइक यूएसबी और सीडी। हाँ, सीडी। तो सीडी तो इंटरनल होती है बाहर से। यूएसबी भी कह सकते हो, ज़ाहिर यूएसबी से ही अटैच होगा। लेकिन वो हार्ड ड्राइव जो बाहर से अटैच हो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल। ये दोनों में आएगा, हार्ड डिस्क के अंदर भी आता है और एसएसडी भी आती है। आजकल लैपटॉप के अंदर एसएसडी होती है, हार्ड डिस्क खत्म होती जा रही है। ठीक है। यानी आप ये कहने हैं कि सेकेंडरी स्टोरेज इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, दोनों कैटेगरीज में आती है। एक्सटर्नल का मतलब है जो यूएसबी के थ्रू, यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो। ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब एक जी। और डायग्राम आ रही है। मकसूद आपको समझ में आ रहा है ना? अब ये देखो, इंटरनल सेकेंडरी स्टोरेज, यानी हार्ड डिस्क इंटरनल भी होती है, ये भी आपको दिखाऊंगा मैं। और ये सॉलिड स्टेट ड्राइव इंटरनल होती है। और प्राइमरी मेमोरी के साथ दोनों कनेक्ट हैं। और एक्सटर्नल सेकेंडरी स्टोरेज में जैसे डीवीडी, सीडी एंड डीवीडी रैम, ये एक्सटर्नल होती है। बिलो रे डिस्क, ये भी एक्सटर्नल होती है। यूएसबी मेमोरी स्टिक और फ्लैश मेमोरी, ये सब एक्सटर्नल है। ये पोर्टेबल है, रिमूवेबल हार्ड ड्राइव, जिसको पोर्टेबल भी कहते हैं। ठीक है। ये भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हर चीज। ये डायग्राम समझ में आ गया आप लोगों को? जी ये, सर, समझ में आ गया। हाँ, प्राइमरी मेमोरी इंटरनल स्टोरेज से भी कनेक्ट है और एक्सटर्नल स्टोरेज से भी कनेक्टेड है। यानी टू वे एरो बना हुआ है, मतलब डेटा रीड भी हो रहा है, राइट भी हो रहा है। ये टू वे एरो का मतलब है डेटा रीड भी हो रहा है और राइट भी हो रहा है, रीड राइट दोनों हो रहे हैं। जी ठीक। अब देखिए, ये मैंने पहले ऑलरेडी बनाई हुई थी। प्राइमरी मेमोरी में रैम और रोम। ठीक है। और रैम के अंदर एस रैम और डी रैम। ये कैशे मेमोरी एस रैम का दूसरा नाम है, यानी ये दोनों कनेक्टेड है। ये अलग से बनाई हुई एक्चुअली। एस कैशे मेमोरी का दूसरा नाम एस रैम है, स्टैटिक रैम। और डी रैम का मतलब डायनेमिक रैम। ये वो मेमोरी है जो अपग्रेड कर सकते हैं आप, पता है आपको? यानी अगर मेरे सिस्टम में पहले 4 GB लगी हुई है, मैं इसको 8 GB कर लूंगा। अगर 8 GB लगी हुई तो मैं इसको 16 GB कर लूँ। रोम अपग्रेड नहीं होती, कैशे मेमोरी अपग्रेड नहीं होती, याद ध्यान में रखिए। ठीक है। इजीली अपग्रेड नहीं होती। अगर मैं जी किसी सर। किसी मेमोरी को अपग्रेड करा सकता हूँ ना, वो डी रैम है। ये भी आपको दिखाऊंगा, मेरे ख्याल आगे की स्लाइड में पिक्चर होगी। ये पॉइंट क्लियर है? जी जी सर। अब ये मैं एक समझाता हूँ, मैं एक पहले डायग्राम, हाँ, ये देखो। ये है रैम, इसको हम डी रैम कहते हैं। ये प्लग, इसको आप प्लग इन भी कर सकते हैं, मतलब निकाल भी सकते हैं, दूसरी लगा सकते हैं, ये खराब हो जाती है दूसरी लगा लेते हैं। ये आपकी रोम है। इसको चेंज नहीं कर सकते जब तक मदरबोर्ड चेंज ना हो। लेकिन अभी ऑप्शन आ गए हैं इसको, मतलब डेटा राइट करने का। ठीक है, डेटा पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। क्योंकि ये बिल्ट इन होती है मदरबोर्ड के ऊपर। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन है कि आप इसको निकाल सकते हैं और दोबारा लगा सकते हैं, इसीलिए अपग्रेडेबल है।
अगर आपने पहले 4 GB की रैम लगाई थी, अब आप उसको 8 GB कर लें। ये पॉइंट समझ में आ गया? अब ये देखो, ये CPU बना हुआ है, जी सर। ये किसके साथ कनेक्ट है? कैशे के साथ। अब देखो ना, कैशे से वर्ड ट्रांसफर हो रहा है, वर्ड ट्रांसफर हो रहा है, और मेन मेमोरी के अंदर ब्लॉक ट्रांसफर हो रहा है, यानी वर्ड्स का ब्लॉक। क्योंकि मेन मेन मेमोरी यानी रैम, रैम की स्पेस कैशे से ज्यादा होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है? रैम जैसे फर्ज करें 8 GB में आ रही है, कितनी GB में आ रही है? 8 GB। 8 GB। तो कैशे 8 MB में आती है। कितना फर्क है? 1000 टाइम डिफरेंस है। यानी जी 8 MB और 8 GB कितना फर्क है? 1000 टाइम फर्क है। देखिए क्या है, कैशे 10 टाइम फास्टर है, 10 टाइम फास्टर है किससे? रैम से। इसीलिए CPU हमेशा पहले कैशे को देखता है कि मैं पहले डेटा कैशे में स्टोर करूं। वो अपने आप को फ्री कर लेते हैं, क्योंकि अगर कैश CPU बिजी हो गया ना, तो कोई कंप्यूटर का कोई पार्ट काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे काम CPU की इंस्ट्रक्शन से होते हैं। ठीक है ना? यानी CPU डायरेक्टली रैम से भी कनेक्ट है, ऐसा नहीं है। CPU कैशे, पहले कैशे में जाएगा, कैशे से रैम की तरफ जाएगा, रैम सप्लाई करेगी डेटा कैशे को, कैशे डेटा सप्लाई करेगी CPU को, क्योंकि CPU को कुछ भी प्रोसेस करना है उसको डेटा चाहिए और इंस्ट्रक्शन चाहिए। ठीक है? अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्राइमरी मेमोरी स्प्लिट इनटू रैम, रोम एंड कैशे मेमोरी। अब ये एक मेमोरी की हायरार्की बनी हुई। सबसे टॉप पे है CPU। सबसे टॉप पे क्या है? CPU की अपनी मेमोरी भी होती है, उसको हम कहते हैं रजिस्टर। जो हम शुरू में पढ़ रहे थे ना, चैप्टर 3 जब स्टार्ट हुआ था, याद है? प्रोग्राम काउंटर, अकोमुलेटर, में दोबारा डिस्कस करूंगा। ये देखो रजिस्टर लिखा हुआ, ये स्मॉल मेमोरी यूनिट होते हैं, इसको कहते हैं मेमोरी। और पता है इसका साइज क्या होता है? इसका साइज होता है 4 बाइट, 8 बाइट, 16 बाइट। ठीक है? 4 बाइट का मतलब 32 बिट। तो वो जो आपने सुना होगा ना, 32 बिट कंप्यूटर, वो इसका मतलब ये है। 8 बाइट का मतलब होता है 64 बिट, और 16 बाइट का मतलब होता है 128 बिट। और जो रजिस्टर का साइज होगा ना, वही कंप्यूटर की स्पीड होगी। 4 बाइट का मतलब होता है कि जो प्रोसेसर है ना, वो 4 कैरेक्टर को एट अ टाइम प्रोसेस कर सकता है। 8 बाइट का मतलब होता है कि ये वो कंप्यूटर है जो 8 कैरेक्टर को एट अ टाइम प्रोसेस कर, तो ये ज़्यादा स्पीडियर होता है 32 बिट से। यानी 64 बिट कंप्यूटर जो है, वो 32 बिट से ज़्यादा फास्टर होता है। और 128 64 बिट से ज़्यादा फास्टर होता है। और 128 बिट का मतलब है 16 बाइट, और 16 बाइट का मतलब है कि प्रोसेसर 16 कैरेक्टर को एट अ टाइम मैनेज कर सकता है। ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। ठीक है ना? तो याद रखें, CPU सबसे टॉप पे, इसकी जो अपनी मेमोरी होती है उसको हम कहते हैं रजिस्टर। यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेसर रजिस्टर। और रजिस्टर का जो साइज होता है ना, आजकल जो आ रहा है 32 बिट, यानी 4 बाइट। यानी 4 बाइट का मतलब होता है 4 कैरेक्टर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। इसको हम टेक्निकल वर्ड में कहते हैं 32 बिट। फिर आपको मैं बताया था CPU कैशे के साथ डील करता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, रजिस्टर की जो मेमोरी होती है ना, सुपर फास्ट होती है, सुपर एक्सपेंसिव होती है, और टिनी कैपेसिटी यानी बाइट्स में आती है। कैशे के अंदर 3 लेवल आते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपसे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के बारे में नहीं पूछा जाएगा, आपसे सिर्फ कैशे मेमोरी के बारे में पूछा जाएगा, ये बस आपको पता होना चाहिए। यानी इसके अंदर 3 वर्जन आ चुके हैं, लेवल 1 कैशे, लेवल 2 कैशे, लेवल 3 कैशे। बस ये आपने ध्यान में रखना है। फिर देखिए फिजिकल मेमोरी आ गई, इसको SD रैम, ये कुछ इसके वर्जन है, DDR रैम। ठीक है? डुअल डेटा रैम, डबल डेटा रैम। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये फास्ट होती है। अब देखो ना, वर्ड चेंज होता है, यहाँ पे सुपर फास्ट है, यहाँ पे फास्टर, और ये फास्ट है। प्राइस रीजनेबल,
एवरेज कैपेसिटी, यानी जीबी में डेटा आता है। अब देखो ना, यहाँ डेटा स्टोर होता है बाइट के अंदर, और यहाँ डेटा स्टोर होता है मेगाबाइट के अंदर, और यहाँ डेटा स्टोर होता है जीबी के अंदर। सॉलिड स्टेट मेमोरी, नॉन वोलाटाइल फ्लैश बेस्ड मेमोरी, तो पहले हार्ड डिस्क थी, अब सॉलिड स्टेट हो गई, और इसमें टेराबाइट के अंदर डेटा स्टोर होता है। अब एक और मेमोरी जो आगे जाके पढ़ेंगे, फाइल बेस्ड मेमोरी कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी। ये फिजिकल मेमोरी नहीं होती, ये अलग से हार्ड डिस्क के अंदर या सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, रैम हमेशा कम पड़ जाती है। आज अगर आपने 4 GB लगाई है तो आपको 8 GB की जरूरत है, और अगर आपने 8 GB लगाई तो आपको 16 GB की जरूरत है, क्योंकि रैम हमेशा कम पड़ जाती है, आप जो मर्जी लगा लें। उस रैम की जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो हम वर्चुअल मेमोरी से पूरी करते हैं, ये हम अलग से डिस्कस करेंगे, या आगे भी टॉपिक आएगा, ये वर्चुअल मेमोरी का होता है। अब देखो यहाँ पे की फीचर ऑफ प्राइमरी मेमोरी आ गया। क्या कह रहा है? टेम्परेरी वर्किंग एरिया फॉर द कंप्यूटर। आपको मैंने पहले ही बताया था, टेम्परेरी वर्किंग एरिया फॉर द कंप्यूटर। कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर, ठीक है, कंप्यूटर का मतलब प्रोसेसर। तो हम रैम और रैम कैशे को दोनों एक साथ लेके चलेंगे। ये आपका सीपीयू है, दिस इज सीपीयू। ये कनेक्ट होता है कैशे के साथ। ये आपने, कैशे इज अ मेमोरी फास्टर देन रैम। फिर कैशे कनेक्ट होती है रैम के साथ, बट सीपीयू आल्सो कनेक्टेड विद डायरेक्टली रैम, यानी अगर उसको कैशे से कुछ नहीं मिलता तो वो रैम से डेटा पिक करने जाए। तो टेम्परेरी वर्किंग एरिया फॉर द कंप्यूटर, ठीक है। स्टोर डेटा करंटली इन यूज, मैंने आपको पहले बताया। आपने कोई भी सॉफ्टवेयर खोला ना, वो रैम में ओपन होगा, तो ज़ाहिर है आप वही सॉफ्टवेयर बंद करेंगे जिस पे आपने काम करना है। वोलाटाइल डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, जैसे ही पावर ऑफ करेंगे रैम से डेटा इरेज हो जाएगा। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके। अब देखो, अगर आप इसका देखें, रैम का और कैशे का कंपैरिजन, यहाँ लिखा हुआ है हाई स्पीड, ठीक है ना। मैंने क्या बताया था, 10 टाइम फास्टर होती है रैम से। ये हाई स्पीड रैम होती है। होल्ड अ कॉपी ऑफ फ्रिक्वेंटली यूज डेटा और इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये यहाँ ये यानी डेटा पिक करती है रैम से, इंस्ट्रक्शन पिक करती है रैम से। सीपीयू चेक्स द कैशे फर्स्ट बिफोर एक्सेसिंग रैम फॉर फास्टर प्रोसेसिंग। तो आपको मैंने क्या बताया था, क्योंकि रैम स्लो होती है एज कंपेयर टू कैशे, ठीक है, इसीलिए सबसे पहले वो कैशे को चेक करेगा, और अगर कोई चीज़ प्रोसेस कर लेगा तो कैशे में भेज देगा, खुद को फ्री कर लेगा। इसको यूँ समझ लें कि ये एक ऐसी बाल्टी है, ठीक है, जो जिसका यहाँ पे होल है, पानी यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता रैम की तरफ जा रहा है। यानी ऊपर से इसका जो पॉइंट है वो ज़्यादा वाइड है, लेकिन नीचे से श्रिंक है। इसलिए सीपीयू अपने आप को फारिग कर लेता है, फ्री कर लेता है, डूइंग एनी टू परफॉर्म अदर टास्क। अगर उसको कैशे में जगह नहीं मिलेगी तो रैम में चला जाएगा। ये सारे पॉइंट क्लियर है आपको जो मैंने यहाँ पे लिखे थे? अब समझ में आ गया रैम का, कैशे का और रोम। अच्छा, रोम क्या है ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्टोर परमानेंट डेटा। स्टार्टअप रूटीन देखो ना, स्टार्टअप, आप अपना मोबाइल रीस्टार्ट करेंगे तो उसको रीस्टार्ट होने के लिए भी इंस्ट्रक्शन चाहिए। वो इंस्ट्रक्शन कहाँ से पिक करेगा? रोम से पिक करेगा। नॉन वोलाटाइल डेटा इज रिटेन इवन पावर इज ऑफ। आप देखें ना, आपके मोबाइल का डेटा रिमूव नहीं हो जाता, क्योंकि वो रोम के अंदर स्टोर है। अच्छा, रोम के अंदर वो डेटा स्टोर है जो उस मोबाइल को चलाने के लिए जरूरी है, क्योंकि उस रोम के ना दो हिस्से किए होते हैं उन्होंने, आपको पता है। एक सिर्फ रोम होती है, यानी रीड ओनली होती, इसमें सारा सिस्टम रिलेटेड डेटा होता है, और दूसरा रीड राइट ऑप्शन होता है, रीड राइट। तो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है ना, जिसको हम कहते हैं ना 128 GB, 256 GB, वो ये होती है। लेकिन कंप्यूटर के अंदर सिर्फ रोम होती है अलग से, वेरी लो डेटा स्टोर होता है। हमने सिर्फ उसको एक्सेस करना होता है फॉर स्टार्टअप पर्पज या हार्डवेयर इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्लियर है? जी जी सर, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक आ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ रैम साइज ऑन सीपीयू परफॉर्मेंस। मैंने आपको पहले बताया था,
रैम हमेशा इनसफिशिएंट होती है। आप जो 32 GB लगा लें, आप 64 GB लगा लें, रैम हमेशा इनसफिशिएंट होती है। बट अगेन 4 GB से अगर आपने 8 GB कर लिया तो आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। यानी अगर आपने पहले 4 GB लगाई थी तो आपका सिस्टम स्लो होना शुरू हो गया। आप इसको ऐसे समझ लें कि आपके पास 6 GB वाला मोबाइल है ना, अगर आप 12 GB वाला मोबाइल ले लेंगे तो वो आपको ज़्यादा बेटर बेनिफिट देगा। कह रहा है द लार्जर द रैम द फास्टर द सीपीयू कैन ऑपरेट। क्यों? जब सीपीयू प्रोसेसिंग कर लेता है, ठीक है, ये सीपीयू है, तो ये डेटा कहाँ भेजेगा? पहले तो कैशे में भेजेगा, लेकिन कैशे तो बहुत स्मॉलर होती है। कैशे से डेटा रैम में जाएगा। अगर रैम ही फिल हो गई, यानी यहाँ रैम की तरफ आया, रैम ऑलरेडी फिल है, तो ये आपका सीपीयू काम नहीं करेगा। ये लिखा ना, व्हेन रैम बिकम फुल द सीपीयू मस्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज टू रिट्रीव डेटा। अब वहां से वो वर्चुअल मेमोरी को एक्सेस करेगा। यहाँ वो क्या करेगा? ओवरराइट ओल्ड डेटा इन रैम विद न्यू डेटा। दिस प्रोसेस स्लो डाउन परफॉर्मेंस। आपका सिस्टम स्लो 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 काम करना शुरू कर देगा, इससे आपको परेशानी होगी। या तो पता क्या मैसेज बोले, क्लोज योर अदर एप्लीकेशन, तो बोलेगा जो तुमने जो फालतू के सॉफ्टवेयर खोले हुए ना, ब्राउजर खोले हुए, उसको बंद करो। अगर तुम नहीं बंद करोगे तो मैं पूरा सिस्टम रीस्टार्ट कर दूंगा। ये मैसेज आता है, जब आप नहीं करते ना, योर सिस्टम विल बी रीस्टार्टेड इन अ फ्यू सेकेंड। क्यों? वो तंग आ गया है, वो कह रहा है कि भाई या तो अपनी एप्लीकेशन क्लोज करो जो तुमने इतनी ज्यादा ओपन की हुई है, या फिर मैं आपका सिस्टम रीस्टार्ट करूँ तो ऑटोमेटिकली सब कुछ रेज हो जाएगा। इस और इससे पहले आप सेव करना चाह रहे हो तो कर ले। समटाइम आप सेव करना भूल जाते हैं। वर्ड का डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, आपने 100 लाइनें टाइप कर ली है, सिस्टम रीस्टार्ट हो गया। तो हमेशा याद रखें, जब भी कोई वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलें, पावर पॉइंट खोलें, एक्सेल खोलें, उस पर जो कुछ भी कर रहे हैं पहले उसको सेव कर लें। अगर वो सीपीयू, लैपटॉप में तो इतना मसला नहीं क्योंकि उसके अंदर बैटरी होती है, लेकिन किसी भी सिस्टम का भरोसा नहीं है। लैपटॉप भी चलते चलते बंद हो सकता है, कोई इश्यू आ गया। तो आप साथ साथ सेव करते रहें। सेव करेंगे तो डेटा कहाँ जाएगा? हार्ड डिस्क के अंदर। तो आपका डेटा हार्ड डिस्क में रहना चाहिए। ठीक? अब आपने 1 घंटा लगा के अ, वो क्या कहते हैं, 1 घंटा लगा के आपने डेटा क्रिएट किया और सिस्टम रीस्टार्ट हो गया या बंद हो गया, आपकी सारी मेहनत आया। फिर कह रहे हैं इंक्रीजिंग रैम साइज। क्या होगा? रिड्यूस द नीड टू फ्रिक्वेंटली एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज। क्योंकि सेकेंडरी स्टोरेज जो है ना वो स्लो होती है। सेकेंडरी स्टोरेज है ना बहुत स्लो होती है। RAM is faster than secondary storage. Allow more data to be stored in RAM at once. Make the CPU operate more efficiently and fast. आपके सिस्टम की रैम जितनी ज्यादा होगी उतना आपका सिस्टम एफिशिएंटली काम करेगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। कल कोशिश करेंगे कि आपका स्टोरेज डिवाइसेस और नेटवर्क हार्डवेयर ये पूरा हो जाए, तो फिर हम दोबारा सीपीयू पे आ जाएंगे। ठीक है। जी जी जी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।